तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में कराने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराने वाले दोस्तों बीएससीबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों सब्जेक्ट फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान का ये अंतिम वीडियो है। कल डाला गया था बायोलॉजी का अंतिम वीडियो, तो देख लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के ये चैनल के वीडियो सेशन में चला जाइएगा, बायोलॉजी का अंतिम वीडियो मिल जाएगा। एंड फिजिक्स का ये अंतिम वीडियो है आज का। तो ये जो मतलब कि सभी गेस्ट पेपर से चुनकर लाए हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। और कौन कौन गेस्ट पेपर से है जो आपका थंबनेल पे लगा हुआ है, समझे। तो अगर आप भी 90% क्या आप भी 90% ला सकते हैं यदि ऐसा ऐसा वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे। तो अगर नहीं भी देखे हैं तो अभी भी टाइम है, 2 4 10 दिन टाइम है अभी भी है, जाकर अभी भी देख सकते हैं। बाकी चल रहे हैं दोस्तों आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है 2024 के लिए, मतलब कि प्रदान साबित होने वाला है 2024 का एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या है। क्या ऊष्मीय धारा का बड़ा प्रतिवर्ती धारा का बड़ा ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जूल ऊष्मन। क्या होता है? जूल ऊष्मन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए ऐसा ऐसा वीडियो को देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? भाई इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी ये होता है ना कि मतलब गुच्छा का अंतिम चाबी क्या है जो ताला खोल सकता है, इसीलिए अंत वाला वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। आगे का पता कि अंत वाला वीडियो ही लड़ जाए, स्टार्टिंग वाला नहीं लड़ा हो तो, इसलिए सभी देखना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया दोस्तों को संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। तो बता दूं कि संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है लगभग कितना, तो लगभग नहीं बल्कि 0 के बराबर होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग 0 के बराबर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, तीसरा में इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। चलिए तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन दोनों एक तो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोला कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। किसके लिए पूछ रहा है कि संधारित्र है जो अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया किसके लिए, तो डीसी के लिए, मतलब डायरेक्ट करंट के लिए क्या है जो संधारित्र है जो किसके रूप में, तो अनंत प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। अगला कितना दोस्तों कि एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहेंगे? दोलनी परिपथ कहेंगे या अनुगामी परिपथ या शैथिल्य परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कि एलसी परिपथ को जो कहा जाता है वो दोलनी परिपथ का दोस्तों दोलनी परिपथ कहा जाता है एलसी परिपथ को। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला कितना में इस प्रकार से दिया गया दोस्तों पांचवा में क्या बोल रहा है कि प्रतिबाधा अर्थात इम्पेडेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बता दूं कि प्रतिबाधा का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? चलिए इसका आंसर दिया गया है, आंसर क्या हो गया, तो आंसर बी हो गया। समझे दोस्तों। बाकी चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया दोस्तों पूरा कि प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई इजकल टू कितना है, 60 साइन 100 पाई टी है तथा धारा के मूल माध्य वर्ग मान पूछ रहा दोस्तों। तो मूल माध्य वर्ग मान का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो 60 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 60/√2 हो जाएगा। समझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें दोस्तों अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो भाई बहुत ईजी है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ओम होता है प्रतिघात का ऐसा मात्रक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो आप लोग को पहले से पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एलआर परिपथ का प्रतिबाधा जो बहुत ही एम वी बी का दोस्तों एम वी बी जितना भी मार सकते हैं बहुत ही कम है, जितना भी मतलब कि इसको इम्पोर्टेंट बोलिए उतना ही कम है। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा पूछ रहा दोस्तों। तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, तो क्या होता है पता है ना आप लोग का क्या, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो गया देखिए पूरा में दिया गया क्या, इस तरह से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय अंडर रूट, इस तरह से हो गया। इसी तरह से दिया गया पूरा यहाँ, इस तरह से छोटा में लिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल का बीच का जो कलांतर होता है उसका मान होता है वो कितना होता है। बता दूं कि बीच का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कितना, 0 के बराबर होता है दोस्तों। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन में दिया गया है 10वां में कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना है, फाई है, तो शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर का जो मान, शक्ति गुणांक का जो मान हो जाएगा वो क्या हो गया। तो बता दूं कि शक्ति गुणांक का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कोस फाई का दोस्तों। पावर फैक्टर फाई दिया गया है तो शक्ति गुणांक का मान कोस फाई हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, इसको जस्ट अभी पीछे बताएं क्या हो गया, तो राइट आंसर का दोस्तों, चलिए इसको एच डब्ल्यू दे रहे हैं, और पिछल का एच डब्ल्यू दिए गए थे, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट किए थे, वेरी गुड, वेल डन, थैंक्स, समझे। इसको आप एच डब्ल्यू में बताएगा एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक, अभी पीछे बताया ना। आगे देखे दोस्तों, तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, मतलब कि ये पता है कि तप्त तार जो मापता है वो अमीटर मापता है, ठीक, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापता है, तो बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा का दोस्तों, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, समझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर को प्रतदार बनाया जाता है, क्यों, मतलब कि ट्रांसफार्मर के कोर को क्या प्रतदार बनाया जाता है, किसके लिए प्रतदार बनाया जाता है दोस्तों, तो किसके लिए कि राइट आंसर भ्रमण धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली काम करने के लिए क्या कहता है, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया 14 में कि यदि नहीं बल्कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता, क्या किसी एलसीआर परिपथ में बोरा के ऊर्जा का क्षय होता है, वो किस रूप में होता है, प्रेरक के रूप में या प्रतिरोधक के रूप में या धारित्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं, तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेरक के रूप में। क्या किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है वो प्रेरक के रूप में होता है, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, समझे। आज देखे तो मात्र 4 से 5 दिन नहीं बल्कि अभी 10 दिन बचा हुआ है, तो 10 दिन इतना मेहनत से खामोशी से, मतलब कि मेहनत करिए कि सफलता शोर मचाते हैं, मतलब कि इस बार किसी हार हाल में टॉप 10 में मतलब कि नाम आना चाहिए सभी को। आगे देखिए दोस्तों बोरा 15 में कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति कितना होगा, क्या धारा का मान बोरा के शून्य होने का आवृत्ति कितना होगा, तो इसका हाफ होगा, क्या टी हाफ होता, क्या होता तो हाफ होता है, समझे। तो हाफ क्या होगा, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 का हाफ हो कितना, तो 25 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही तो मीजी तो पूछ रहा था। आगे दोस्तों दिया गया है कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है, तो ये तो आंसर दिया गया कितना, 50 हर्ट्ज, कितना होता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होता है। आगे चलते हैं, आपका अगला क्षेत्र में दिया गया दोस्तों, ये भी शायद पीछे भी जस्ट बताए हैं कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई 5 कोस वाट है, एम्पियर तथा विभव कितना दिया गया 260 वाट वोल्ट में है, तो परिपथ में शक्ति हानि कितना हो गया दोस्तों, तो शक्ति हानि जो हो गया अभी पीछे बताए हैं जस्ट कितना, 0 के इक्वल, क्या 0 के बराबर होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात 0 के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, क्या किसके लिए तरंगदैर्घ्य का जो मान है दोस्तों वो अधिकतम होता है, रेडियो तरंग के लिए या एक्स किरणें के लिए या पराबैंगनी किरणें के लिए या अवरक्त किरणें के लिए, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य का जो मान अधिकतम होता है वो रेडियो तरंग के लिए, किसके लिए दोस्तों, रेडियो तरंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो सबसे अधिकतम होता है। आगे है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो किसका होता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात गामा किरणें का। क्या दोस्तों, गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, और सबसे अधिकतम किसका बोला, सबसे अधिकतम बोला किसको, तो रेडियो तरंग को, इसलिए दोनों याद कर लेंगे। देखिए अंतिम वीडियो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों ना कि आप नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप नया चीज़ कुछ नया मतलब कि सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो वही वाला जो पढ़े हुए हैं बस उसको एक बार फिर से क्या रिवीजन करना, मतलब एक तरह से ना बोलता आप पाला ठहेंगा दिया जाता है भाई, चस याद यहाँ आप लोग 1 चस कर दिए, 2 चस कर दिए, 3 चस कर दिए, आप उसको क्या करना बस सिर्फ हेंगा देना है, मतलब पलट देना है, समझे। आगे दिया गया दोस्तों 20 में कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास होता है, माइक्रो तरंग का आवृत्ति परास होता है वो कितना से कितना होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 3 गुना 10 टू द पावर 11 से 3 गुना 10 टू द पावर 11 से कितना 10 टू द पावर 18 तक होता था, तो समझे 3 गुना, समझे ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा सा छोटा होता भाई, चलिए एक तो डबल क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, हाँ नहीं चलिए सिंगल सिंगल देख लेते हैं। दिया गया है कि विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी क्या बोल रहा है कि जड़त्वीय निर्देशांकों में होगा, जो जड़त्वीय निर्देशांकों में बोरा होगा वो कैसा होगा, तो बता दूं कि एक समान हो, क्या होगा दोस्तों, तो एक समान हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और आप लोग को बता दूं कि 12th बाद क्या दोस्तों, 12th एग्जाम बाद क्या हो गया,
तो पीएम, पीएम मतलब समझ देंगे पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक। समझ दो तो क्या पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड दोस्तों के पास शेयर कर देंगे कि देखिए इस पर 12th के बाद पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का क्लास बहुत जल्द चालू हो रहा है। आगे चलते दोस्तों अगला में। बाकी तो भाई 12th में इस चैनल से जितने पढ़े होंगे तो एग्जाम में मिलेगा तो पता चल ही जाएगा कि किस तरह से बताया गया है किस तरह से नहीं बताया गया है। और इसी तरह से 12th में मतलब कि आगे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में भी बताया जाएगा। आगे दोस्तों कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें बोल रहा है कि मैक्सवेल एम्पियर नियम से संबंधित कौन सा है। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर को कुल धारा से, क्या दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर को कुल धारा से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों ये बहुत ही इजी क्या मतलब कि लॉलीपॉप बोला जा सकता है। विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है। तो विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है, तो ये से सूचित करता था तो एंगस्ट्रॉम भी होता है, समझे। अगला है 24 में दोस्तों क्या दिया गया है कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग किया जाता है। मतलब कि प्रयोगशाला में उसमें क्या बैक्टीरिया से मुक्त मतलब बैक्टीरिया को भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अल्ट्रा वायलेट का, अल्ट्रा वायलेट किरणों को करके इसका अल्ट्रा वायलेट किरणों को उपयोग करते हैं इसमें प्रयोगशाला में क्या, तो बैक्टीरिया को भगाने के लिए। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से दिया गया है 25 में क्या बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है वो कितने के बराबर होता है। तो ये भी पीछे बताए हैं दोस्तों, तो कितने के बराबर, तो 0 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में 26 में दिया गया इस प्रकार से जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है, कितना होता है, कि किस तरह से होता है दोस्तों। 26 का राइट आंसर हो गया दोनों के लंब, क्या दोस्तों कि विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का जो संचरण होता है वो दोनों के क्या दोनों के सतहों के लंबवत होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे। बाकी चलते हैं आगे दोस्तों। आगे कि इनमें से कौन सा गलत कथन जो दिया गया है वो कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग समीकरण माध्यमों में क्या होता है, समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों इस प्रकार से दिया गया 28 में दिया गया कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा, दूर को संचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण है वो कौन सा हो जाएगा, पराबैंगनी होगा, अवराक्त होगा, या माइक्रो तरंगे हो जाएगा, या दृश्य प्रकाश हो जाएगा। तो बता दूं कि 28 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो गया माइक्रो तरंग, का दूर संचार के लिए माइक्रो तरंगे हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंग का जो आवृत्ति होता है वो कितना होता है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है। क्या माइक्रो तरंग का जो आवृत्ति होता है वो रेडियो तरंग की आवृत्ति से कितना होता है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है 30 में दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं, कौन सा गुण है जो प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। तो बता दूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो प्रदर्शित नहीं कर पाता वो इनमें से कोई नहीं दिया गया, क्या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आगे है अगला में बहुत ही इजी एंड लॉलीपॉप। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ऊर्जा कितना है, 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से मतलब कि कौन सा क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो इसको न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि सिर्फ कौन सा क्षेत्र से संबंधित है वो बताना है। तो ये एक्स किरण से संबंधित, कितना एक्स किरणों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया गया है क्या दोस्तों कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पे आधारित, का प्रकाश तंतु संचार है वो कौन सा घटना पे आधारित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे प्रकाश तंतु संचार आधारित है। आगे दिया गया दोस्तों 33 में दिया गया 33 पे दिया गया है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। तो कौन सा दर्पण होगा, तो ये भी पूछने वाली बात है दोस्तों। ये तो दाम लॉलीपॉप लगे लू, समझे ना, लॉलीपॉप इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा दर्पण में बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया उत्तल। इसका जो प्रयोग करता है किसमें करते हैं दोस्तों, तो ये तो आप लोग को पता है पहले से कि साइड मिरर के, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाले गाड़ियों का जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाई देवे और चालक का सही से दिखाई देवे, इसलिए उसका साइड देने में इजी होता है, समझे। बाकी चलते हैं आगे 34 में दिया गया दोस्तों कि एक ग्लास अपवर्तनांक इजकल टू म्यू की मोटाई
टी बराबर है, टी जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो म्यू माइनस वन इंटू टी निर्वात के बराबर है दोस्तों। कितना कि मतलब इसका दिया गया है कि इस तरह से लिख देना कि म्यू माइनस वन बाई टी निर्वात इस तरह से ये के लिए हो गया म्यू की मोटाई टी के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 पे दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, अंत वाला दो सब भला। दिया गया है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। तरंगदैर्घ्य के साथ का तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है, वो क्या होता है, तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो घट जाता है। क्या तरंगदैर्घ्य जो बढ़ता है ना, तो जब उसका अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है। तो ऐसे तो ये हमारा लास्ट वीडियो है, आखिरी वीडियो है, लेकिन और आप लोग का क्या और ऐसा सा वीडियो आप लोग चाहिए, एक आध दो वीडियो और, तो कमेंट जरूर, क्या कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, समझे। बाकी अब लास्ट होता है, समाप्त होता है। और एक अवश्य बात, एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ के लिए, या पीडीएफ हटाइए ना, क्या पीडीएफ हटाइए, क्या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये तो पता है कि भाई यहाँ जब बीपीएससी में क्वेश्चन लीक होता रहता है, ये तो बिहार बोर्ड है, मैट्रिक इंटर है, इसमें तो हर साल होता ही है। इसलिए सबसे क्या दोस्तों, तो फिर से लेते हैं, सबसे पहले लेने के लिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, समझे। तो चलिए, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं बोलेंगे। और फिर से बता दूं कि पीएम क्या 12th बाद क्या पीएम एंड पॉलिटेक्निक मतलब पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक का क्लास चालू करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग, अगर किसी को पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल करना है तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, या किसी और दूसरा करना है तो उन्हें शेयर कर देंगे ताकि वो भी देख पाएंगे, समझे। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।